लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी वसंत, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। निगमबोध को आज भी दिल्ली का बच्चा बच्चा जानता है। आज वहां मुर्दा घाट है। अमीर गरीब हिंदू इसी पुण्य स्थान पर महायात्रा करते हैं। दो चार चिताएं हमेशा धधकती रहती हैं। इधर कुछ दिनों से कुछ मनचली रईसों ने निगमबोध के इधर उधर जमुना किनारे पक्के घाट और छोटे छोटे बगीचे बना लिए हैं, और वहां जब वसंत की बयार बहती है, जाड़ा कुछ कम पड़ जाता है, तब बड़ी चहल पहल रहती है। दिल्ली के छैल जोड़ी और अकेले सुबह शाम वहां जाते हैं, स्नान करते और मौज करते हैं। परंतु आज से लगभग 800 बरस पहले निगमबोध की कुछ और ही रंगत थी। उन दिनों दिल्ली पर प्रबल प्रतापी 9 लाख सवारों के मालिक चौहान कुल कमल दिवाकर महाराज पृथ्वीराज का राज्य था। आज जहां कुतुब मीनार ऊंचा सिर किए मीलों तक फैले खंडहरों पर रंज भरी नजर डाल रहा है, वहां उस समय महानगरी दिल्ली बसी हुई थी। और आज जहां दुनिया की 7 अचरज की चीजों में से एक लोहे की लाट खड़ी है, वहां महाराज का सतखंडा महल था, जिसकी ड्योढ़ियां पर पराजित राजा लोग पहरे दिया करते थे। वसंत की बहार थी। निगमबोध पर महाराजा का एक बड़ा भारी बाग था। वहां तरह तरह की क्यारियों में तरह तरह के बेल बूटे फूल लहलहा रहे थे। शीतल मंद सुगंध हवा के झोंके खा खाकर डालियां लहरा रही थीं। केसर कुमकुम जाति मालती चमेली चंपा जूही गुलाब कुंद कदम्ब की भीनी सुगंध से कोसों की हवा में मस्ती बिखरी रहती थी। अनार दाख पिंड खजूर लीची नारियल आदि तरह तरह के फलों से लदे पेड़ मतवालों की तरह झूम रहे थे। वसंत पंचमी का दिन था। महाराज की आज्ञा से उस साल निगमबोध पर वसंतोत्सव मनाने की बड़ी भारी तैयारी की गई थी। ढेरों सामान इकट्ठा किया गया था। मनो अबीर गुलाल सेरों केसर कस्तूरी चंदन अगर कपूर जुटाए गए थे। हरी भरी डालियों बंधनवारों और भांति भांति के फूलों से दरबार सजाया गया था। ढोल डफ नगाड़े शंख वीणा शहनाई मोरचंग झालर घंटा विजय घंटा आदि बाजे बज रहे थे। बीचों बीच महाराज का हीरों का सिंहासन था। उनके सिर पर खुसूमल पाग थी, जिस पर का पुखराज सूरज की भांति चमक रहा था। अगल बगल खवास मोरछल झल रहे थे। महाराज के बाईं ओर गोविंदराय निडुर राय और सलख परमार थे। दाहिनी ओर सोमेश्वर के सगे भाई महासुभट कान्ह थे, जिनकी दृष्टि में शनिश्चर का वास था। वो जिसे क्रोध से देखते भस्म हो जाता था। उनकी आंखों पर 80 लाख की कीमत की पट्टी बंधी रहती थी, जो रणक्षेत्र में और सेजों ही पर खुलती थी। गद्दी के पीछे साक्षात ब्रह्मा के समान विद्वान गुरु राम पुरोहित का आसन था, और सामने कवि चंद विराजमान थे, जिन्हें अष्टदर्शन और सरस्वती सिद्ध थी। और भी शूर सामंत दरबार में अपनी अपनी जगह बैठे थे। राजा और राजदरबारियों की पोशाक वसंती थी। वसंती रंग को छोड़ वहां दूसरा रंग न था। अबीर गुलाल की बौछार हो रही थी। संगीत और नृत्य में चतुर रूप की खान वैश्याएं ताल के हिसाब से बंधी हुई लय में ऊंची नीची चल फिर और आड़ी तिरछी लौट फेर करती हुई राग रागनियों का समा बांधकर राजा और दरबारियों का मन चुरा रही थीं। चौबदार ने पुकार की, पृथ्वीनाथ, कन्नौज से एक ब्राह्मण महाराज को आशीर्वाद देने आया है। महाराज ने ब्राह्मण को सम्मुख आने का आदेश दिया। ब्राह्मण ने हाथ में जनेऊ ले राजा को ऊंचे स्वर से आशीर्वाद दिया और कहा, हे प्रतापी चौहान राज, आपकी जय हो। मैं कन्नौज से चला आ रहा हूं। कन्नौज राजकुमारी संयोगिता 14 वर्ष की हुई। पंगराज उसका स्वयंवर कर रहे हैं, परंतु मैंने गणना करके देख लिया, वह असाधारण राजनंदिनी आपके लिए उत्पन्न हुई है। वो रंभा का अवतार है। वो अपने गंगा किनारे वाले महल में 100 सखियों के साथ रहती है। महाराज, उससे सुंदरी बाला न जन्मी है न जन्मेगी। उसके शरीर से 1000 कामदेव प्रकट हो रहे हैं। जैसे वसंत में पुराने पत्ते झड़कर नई कोपल फूटने से वृक्ष की शोभा होती है, वैसे ही बचपन के जाने और यौवन के आने से उसकी शोभा हो रही है। अजी महाराज, जैसे बरसात में नदी उमड़ उमड़ कर समुद्र के हृदय में हलचल मचा देती है, वैसे ही उस बाला का यौवन
उसके बालपने को हराकर ऊधम मचा रहा है। अजी, वो तो वसंत की फुलवारी बनी है। जैसे वसंत से दिन में कुछ पक्कापन आने लगता है, वैसे ही वो भी कुछ निडर सी हो गई है। उसकी आवाज भौरे की गूंज को मात करती है। वसंत की वायु के झोंके से झुकी फूलों से लदी डाल की तरह वो लाज से झुकी सी रहती है। हे महाराज, इस राजनंदिनी के ब्याह के लिए महाराज जयचंद ने आकाश पाताल को मंत्र बल से और बाकी 8 दिशाओं को अपने घुड़सवारों के बल से बांधने की तैयारी की है। वो बाला सहज मिलने की नहीं। उसके जन्मकाल में मंगल, बुध, शुक्र, शनि और चंद्रमा चौथे स्थान में गोचर में पड़े हैं। गुरु और केतु केंद्र में तथा राहु अष्टम में है। जन्म से राहु पंचम है। राजन, इसके विवाह में लोहू की नदी बहेगी और हजारों छत्रधारियों के मुंड धरती में लौटेंगे। महाराज, सावधान होकर तैयारी कीजिए। ब्राह्मण चुप हो गया। राजा और राजसभा सन्नाटे में आ गई। पृथ्वीराज ने आपा खो दिया। उन्हें सब ओर संयोगिता ही संयोगिता दिखाई देने लगी। उन्होंने विकल होकर कहा, इस ब्राह्मण को अनगिनत रत्न, धन, हाथी, घोड़े और सोना देकर विदा करो। लगी बुरी होती है, वो लगी ही क्या जिसमें आंख लगे। फिर वसंत की हवा, जो वियोग की आग को और भी भड़का देती है। पृथ्वीराज का खाना सोना जाता रहा। उसकी नस नस में संयोगिता बस गई। आधी रात होने पर भी जब उन्हें नींद नहीं आई तो उन्होंने चंद कवि को हाजिर होने का हुक्म दिया। चंद कवि ने हाथ बांध मुजरा किया। राजा ने कहा, मित्र, कहो कैसे वो सुंदरी हाथ लगेगी। महाराज, जयचंद का बल अथाह है। यार, ये कहो कब चलोगे। बिना संयोगिता को हरण किए मैं एक पल भी नहीं रह सकता। महाराज, सब आगा पीछे सोच लें। सोच लिया, परसों चल दो। है क्या, ये जिंदगी पानी भरी खाल है, इसलिए दिल का अरमान निकाल डालना ही अच्छा है। तब महाराज, शूरवीरी को ताक में रखकर भेष बदल कर चलिए। किसी को कानो कान खबर न हो। चुने हुए सामंत और शूरमा साथ लीजिए। ऐसा ही सही तो कूच की तैयारी कर दो। जो आज्ञा। गहरी अंधेरी रात में 1100 सवार चुपचाप दिल्ली से कन्नौज की राह पर जा रहे थे। इसमें 100 महाबली, अजय सामंत और 1000 सुभट योद्धा थे। एक को भी जीते जी लौटने की आशा न थी। ये छोटी सी सेना कूच पर कूच करती हुई कन्नौज के सिवानों पर ज्यों ही पहुंची, महाकवि चंद ने कहा, वीरो, समस्त क्षत्रिय वंश और क्षत्रधारियों में श्रेष्ठ, अनगिनत सेना के स्वामी, महाबली, धर्म धुरंधर, पृथ्वी पर इंद्र के समान, कर्मध्वज कुल कमल दिवाकर, कन्नौज पति के, जिनके सामने 3600 वंश के क्षत्रिय सिर झुकाते हैं और दरबार में 6 भाषाएं, 9 रस और 14 विद्या, 64 कला देह धरकर विराजती हैं। महलों के कलश यही तो हैं। सामंतों ने नरनाह काहन के पास आकर कहा, महाराज, ये भटवा न जाने कहाँ मरवाएगा। ये जबरदस्त जयचंद का दरबार है, बेदाग निकलना आसान नहीं। अब आप पट्टी खोल डालिए, नहीं तो नगरवासी संदेह करेंगे। कान ने पट्टी खोल दी और कहा, वीरो, अब सोचने का समय नहीं, आगे बढ़ो। अंगार क्या राख में छिपा रह सकता है। जयचंद की आज्ञा से पृथ्वीराज का कटक 10 लाख सेना ने घेर लिया। सब नाके रोक लिए गए। मार काट हाय हाय मच गई। योद्धा जूझने लगे, रुंड मुंड कटकर गिरने लगे। घायलों की चिल्लाहट, वीरों की हुंकार से धरती गूंजने लगी। पृथ्वीराज उछलकर घोड़े पर सवार हो बोले, लो भाई, समय आ गया, अब मालूम हो जाएगा कौन कितने गहरे में है। उन्होंने अपार सेना को देखा, कंधे उचकाए, लंगरी राय से हंसकर कहा, क्षण भर आप लोहा लें, मैं अभी आया। एक छोटा सा व्यूह बनाया और चुने हुए सामंतों से गसे हुए पंग सेना को चीरते हुए बिजली की भांति निकल गए। वो काय की तरह शत्रुओं को चीरते हुए निकल गए। गंगा किनारे रत्नमहल में कुमारी मछली की भांति तड़प रही थी। उसने सब सुन लिया था। वो चौहान राज पर मोहित थी। दासियां कह रही थीं, अरे तूने ऐसे से मन लगाया जिसे तेरा पिता तेल में होकर देखता है। उसके लिए तू कहाँ तक कल्पेगी, जिस पर हजारों हाथ उठे हैं। संयोगिता ने दोनों हाथों से मुंह ढांप लिया। उसने रोकर कहा, हरी, क्यों जले पर नमक छिड़कती हो। मरे को गाली देने से क्या। कर्मरेखा के सामने विद्या बुद्धि किसकी चली है।
एक धमाके के साथ चहार दीवारी फांद कर पृथ्वीराज आ गए। सखियां सहम गईं, संयोगिता मूर्छित हो गई। दो एक सयानी सखियां तत्काल ब्याह की तैयारी में लगीं। उन्होंने कहा, अंतरिक्ष के देवता साक्षी हैं। और उन्होंने पंगराज बाला और चौहान का हाथ मिला दिया। राजा ने उठाकर बाएं पार्श्व में बैठाया और सखियों ने गठजोड़ा करके मंगल गीत गाने शुरू कर दिए। बाहर तलवारों की झंझनाहट होने लगी। वीरों की हुंकार महल में आकर मंगल गीत को ले डूबी। एक सखी ने कहा, महाराज, शूरों को समर रूपी मानसरोवर में स्नान करने का सौभाग्य कभी कभी मिलता है। राजा सिंह की भांति गर्दन ऊंची कर उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, चलो राजबाला, ये संकोच का अवसर नहीं है। संयोगिता ने धरती की ओर देखकर कहा, आप कैसे मुझे इन थोड़े से साथियों सहित ले जाएंगे? राजा ने कहा, हम एक एक लाख के समान हैं। हम हाथी के दांत मूली की भांति उखाड़ते हैं। उठो। संयोगिता आंखों में आंसू भरकर बोली, महाराज, मेरे पिता के यहाँ 20,000 बख्तरिये, 16,000 निशान, 17,000 हाथी और 30 लाख दुधारे और तेगा बरदार हैं। पैदलों की तो गिनती ही नहीं। 100 सामंत उन्हें कैसे रोकेंगे? नरनाह कान्ह ने आगे बढ़कर कहा, जब तक मैं हूं बहू, तू निर्भय हो। सुर नर नाग सब मुझसे भय खाते हैं। तू कहे तो इन्हीं भुजाओं से तेरे पिता के सिंहासन सहित राजमहल को खोद कर गंगा में फेंक दूं। संयोगिता अश्ता-पश्ता कर उठी। पृथ्वीराज ने बायां हाथ खींचकर घोड़े के पुट्ठे पर बैठाया और उछलकर सवार हो लिए। ये देख सामंतों ने उन्हें चारों ओर से गांस लिया। दाहिने काका कान और केहर कंठीर, बाएं निडुर राय, आगे सलख प्रमार, लखन बघेरा और जेतराव, पीछे प्रहार राव तंवर, भोहा चंदेला, अलहन कुमार, लखन दाहिमा और गक्खर चले। चंदकवि ने आगे बढ़कर कान में कहा, पृथ्वीनाथ, आप राजकन्या को लेकर कूच करिए। हम सब सामंत पंग दल को रोकते हैं। पृथ्वीराज ने विषधर नाग की भांति फुफकार कर कहा, वाह, मैं चौहान कैसा जो पंग दल को मार मार कर धुर्रे न उड़ा दूं? जाओ कवि, पुकार कर कह दो कि चौहान पृथ्वीराज पंग राजनंदिनी संयोगिता का हरण कर बीच मैदान खड़ा है। जो माई का लाल हो, आगे आकर रोक ले। चंद ने एक ऊंची जगह चढ़कर पुकार की, जयचंद का यज्ञ विध्वंस करने वाले महाप्रतापी संभरीनाथ चौहानपति सुंदरी संयोगिता का पाणी ग्रहण कर खड़े हैं। पंगपुत्री संयोगिता विदाई में युद्ध का कंगन मांगती है। 16,000 निशानों को उड़ाती पंग सेना ने चारों ओर से धावा बोल दिया, जैसे प्रबल भूकंप आया हो। संयोगिता ने लाज त्याग कर कहा, स्वामी, अब मेरा मुंह न देखिए। बढ़ बढ़कर हाथ मारिए और पल्ले भर कीर्ति ले क्षत्रिय जन्म सफल कीजिए। पृथ्वीराज ने हंसकर कहा, पंग कुमारी, संभल बैठो और जरा रास पकड़े रहो और चौहान की तलवार के खेल देखो। राजा 2 तलवार ले पिल पड़े। नरनाह कान ने दोधारा संभाला और बोले, यार, मरना है तो ऐसे मरो कि लोग भी जाने। सारंगराव सोलंकी गुर्ज उठाकर बोला, पढ़ो नरनाह, अब कटाकटी चली। कान्ह दुधारे से कभी हाथी का कपाल चीरता, कभी छाती में सेल मारता, कभी दांत पकड़ मूली की भांति उखाड़ता। उनके शरीर से ऐसा खून बहा जैसे काजल के पहाड़ से गेरू का झरना। खून की नदी बह निकली और हाथियों की कटी सूढ़ें मगर सी और ढाले कछुए सी तैरने लगीं। सारंगराव ने खोपड़ियों के ठट लगा दिए। इस प्रकार तिल तिल युद्ध करते 81.5 मील जमीन पार कर पृथ्वीराज सौरव आ पहुंचे। यहां से दिल्ली की हद लगी थी। 62 सामंत खेत आ चुके थे और केवल 45 आदमी पृथ्वीराज के पास बचे थे। पृथ्वीराज के शरीर पर 82 और संयोगिता के शरीर पर 27 घाव थे। वो एक हाथ में कटार और दूसरे में घोड़े की रास पकड़े पति की पीठ की रक्षा कर रही थी। पीछे उमड़ती हुई सेना देखकर पृथ्वीराज ने कहा, वीरो, अब तो मरने का समय आ गया। वो घोड़े से उतर पड़े, संयोगिता को घोड़े पर छोड़ा। 12 सामंत घोड़े के दोनों बगलों में तलवार सूत कर खड़े हो गए। जोगी जंधारा और भीमदेव लौटकर मोर्चा रोकने खड़े हो गए। अब घड़ी घड़ी की खैर न थी। महारार मची थी। दशमी की दोपहरी ढल गई। 4 घड़ी दिन रहा तो जयचंद हाथी से उतर घोड़े पर सवार हो खुद पृथ्वीराज को पकड़ने बढ़े। पर जब उनकी निगाह अपनी ओर करुण नेत्रों से ताकती हुई संयोगिता पर पड़ी, जिसके बाल बिखर रहे थे,
होठ सूख रहे थे, बदन के घावों का खून सूख कर उन पर धूल जम गई थी। तब वो पकड़ो पकड़ो कहते बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। सब सरदार घोड़ों से उतर पड़े। उन्होंने इशारे से युद्ध रोक दिया। वे सब राजा को घेर कर खड़े हो गए। राजा उठे। उनकी आंखों की पुतली पुत्री सामने ताक रही थी और पृथ्वीराज नंगी तलवार लिए शेष सामंतों सहित उसके घोड़े की रास पकड़े खड़े थे। राजा की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। उन्होंने तलवार फेंक पृथ्वीराज की 5 परिक्रमा करके कहा, हे कन्नौज के यज्ञ को बिगाड़ने वाले और मेरे प्राण प्रिय पुत्री को हरने वाले पृथ्वीराज, दिल्ली का राज्य, अपनी इज्जत और आज लाज तुझे देकर मैं कन्नौज जाता हूं। राजा नीचा सिर किए दूर तक पड़ी लाशों में होकर लौट रहे थे। सूरज छिप रहा था। पृथ्वीराज और उसके 43 बचे हुए शूरों ने कमर खोली और उसी जंगल में पड़ाव डाला। कवि चंद ने दिल्ली राजद्वार में आकर पुकार लगाई, शत्रुओं के दांत खट्टे कर, महाराज जयचंद का यज्ञ विध्वंस कर, समरीनाथ पृथ्वीराज पंग राजकुमारी संयोगिता का हरण कर आ रहे हैं। नगर में हलचल मच गई। 43 घायल सामंतों की और 44वीं संयोगिता की डोली लिए पृथ्वीराज ने नगर में प्रवेश किया। वही अकेला शूर घोड़े पर था। नगर नारियों ने अटारी पर बैठकर चावल और खीलें बरसाई। द्वारों पर कलश और बंधनवार सजाए गए। राजद्वार पर विविध बाजे बजे। चारण और कवि विरदावली बखानते चले। राजा घोड़े से उतरे तो सोने का कलश लिए 16 श्रृंगार किए 700 सुंदरियों ने मंगल गान गाकर आरती की। राजदरबारी और नगर सेठों ने हीरा मोती जवाहिर मुहर राजा पर न्यौछावर किए और जब राजा ने रंग महल की ड्योढ़ियों पर कदम रखा, रानियों ने अपने केशों से उनके पैरों की धूल झाड़ी। फिर वसंत आया, पुराने पत्तों को झाड़ता और नई कोपलें खिलाता। राजा का दरबार भरा था। सब कुछ वसंती था। दरबार की बहुत सी गद्दियां सूनी थी। कुछ पर अबोध बालक अपने पिता की तलवार बांधे बैठे थे। राजा ने एक सांस ली। उस साल नाच रंग नहीं हुआ। असंख्य धन रत्न राजा ने लुटाया। उन दिनों की याद करके निगमबोध की छाती अब भी सुलगती रहती है। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी वसंत, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।